हेलो दोस्तों, बहुत हो गया सही टाइम का वेट। अब बिल्कुल भी नहीं करेंगे लेट, फटाफट शुरू करेंगे डीएसआर का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे ऑब्वियसली आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये चैप्टर के बारे में जानना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं चैप्टर में क्या कहना है। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो इनका मतलब है कि एनालिसिस एक करना है, दूसरा काम आपको डिजाइन करना है। वो किसका? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। अब एनालिसिस मतलब क्या? उस चीज के बारे में डिटेल में जानना। अब यहाँ पे क्या करना है एनालिसिस में बता देता हूँ। ये जो बीम है इसकी कितनी कैपेसिटी होगी लोड लेने की, इसका मतलब होगा एनालिसिस। उसके अंदर कितने स्टील बार्स लगेंगे, ये होगा एनालिसिस। अब उसके बाद डिजाइन में आपके बीम का साइज कितना होना चाहिए, स्टील बार्स कौन से डायमीटर के होने चाहिए, ये सब पता करना मतलब क्या हो गया, आपका डिजाइन हो गया। आगे बढ़ते हैं सिंगली रेनफोर्स पे। अब ये सिंगली रेनफोर्स बीम क्या है? तो सिंगली रेनफोर्स बीम वो है जिस टाइम आपका ये जो बीम है, मैं आपको यहाँ पे बीम का एक क्रॉस सेक्शन निकाल के दिखा रहा हूं। जिस टाइम पे इस बीम में ओनली लोअर पोर्शन हैविंग द रेनफोर्समेंट है ना, ये बेंडिंग ना होने के लिए लोअर पोर्शन में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर वो एक ही साइड हो तो उसको सिंगली रेनफोर्स्ड बोलते हैं। अब डबली रेनफोर्स्ड कब बोलेंगे, जो हमारे इसमें है नहीं। डबली रेनफोर्स्ड मतलब टॉप पोर्शन ऑफ बीम, उसमें भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। कभी कभी उल्टा भी बेंडिंग हो सकता है। आप बोलोगे कि किस किस में होता है उल्टा बेंडिंग। तो जब आपका कैंटिलीवर बीम रहेगा तो ये ऐसा उल्टा बेंड होता है, तो ऊपर की पोर्शन में क्या होता है, टेंशन आता है। इसके लिए उस केस में ऊपर भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, बट यहाँ पे हमें सिंगली रेनफोर्स बीम का ही पढ़ाई करना है। तो अभी के लिए ये डायग्राम यहाँ से मैं हटा देता हूँ और अपना सिलेबस का एक्चुअल पॉइंट शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ रेनफोर्समेंट। जो आप कंक्रीट में स्टील बार्स इंसर्ट करते हो उसको ही रेनफोर्समेंट बोला जाता है। अब उसके फंक्शंस क्या होते हैं शॉर्ट में देखेंगे। टू कैरी डायरेक्ट और बेंडिंग टेंशन। क्या बोला है इन्होंने, जो डायरेक्ट और बेंडिंग टेंशन रहेंगे उसको कैरी करना इसका काम है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मतलब क्या, अगर कॉलम पे आपका लोड आ रहा है और उसके कारण कॉलम के रेनफोर्समेंट बेंड हो रहा है या टेंशन आ रहा है उसमें, तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सेंटर में लोड लगने के बाद। अब बेंडिंग मतलब क्या, बीम पे जब लोड आता है तो ये बीम बेंड होना चाहेगा क्योंकि लोड आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए रेनफोर्समेंट डाले जाते हैं। सेकेंड, टू स्ट्रेंथन द कंक्रीट टू रेजिस्ट कॉम्प्रेशन। अब ये बात थोड़ी समझने वाली है। क्या कहते हैं, टू स्ट्रेंथन द कंक्रीट। ओके, कंक्रीट को स्ट्रेंथ देना है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट रेजिस्ट करता है कॉम्प्रेशन को। आपने ये बात सुनी होगी, कंक्रीट कॉम्प्रेशन अच्छे से रेजिस्ट करता है और स्टील टेंशन को। तो अब ये स्टील कैसे कॉम्प्रेशन में हेल्प करेगा? स्टील तो खुद वीक है कॉम्प्रेशन में। तो अब यहाँ पे स्टील का रोल क्या है, जो भी उसके सराउंडिंग में कंक्रीट रहेगा उसको बांध के रखना, बाइंड करके रखना। तो ये जब कंक्रीट बाइंड करके रहेगा तो उसके ऊपर जो भी कंप्रेशन आएगा तो इजीली सस्टेन कर पाएगा, रेजिस्ट कर पाएगा। तो इनडायरेक्टली जो स्टील बार्स है वो कंक्रीट को हेल्प कर रहे हैं टू रेजिस्ट द कंप्रेशन। दैट्स इट। आइए, टू रेजिस्ट डायगोनल टेंशन ड्यू टू शियर। अब कभी कभी क्या होता है, अगेन बीम क्रॉस सेक्शन, हर चीज को ना अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आप सोचते होंगे कि थियोरेटिकल पार्ट है मैं स्किप कर दूंगा, नहीं, यही तो आपका मेन पार्ट है। जब आप आगे जाके जॉब पे जाओगे तो हर चीज के पीछे का लॉजिक समझना जरूरी रहेगा, तो वो इस चीज से समझोगे। कभी कभी क्या होता है, जब बीम पे शेयर फोर्स आता है, मतलब ऐसा कुछ है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द सरफेस, इसके कारण
इस पे ऐसे डायगोनली क्रैक्स आने का चांस होता है। तो ये क्रैक्स है ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसे इसको शेयर ऑफ करना चाहोगे तो डायगोनली क्रैक्स आना चाहेंगे, तो इसको रेजिस्ट करने का काम अपना रेनफोर्समेंट करता है, ठीक है, डायगोनल टेंशन को। टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ कॉलम, टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ कॉलम, कॉलम कुछ इस प्रकार होता है ना, ये अगर इस प्रकार फेल होता है तो इसको बकलिंग बोलते हैं। अगर इसके अंदर स्टिल रेनफोर्समेंट रहेंगे तो ये ऐसा बकल नहीं होगा, तो ये किसके कारण, रेनफोर्समेंट के कारण। तो रेनफोर्समेंट का फंक्शन ही है कॉलम को बकल नहीं होने देना है। टू रेजिस्ट स्पाइरल क्रैकिंग ड्यू टू टॉर्शन, स्पाइरल क्रैकिंग अब आपको समझा देता हूँ। ये मानो कि बीम है, इसको अगर कपड़े की तरह निचोड़ दोगे तो इसके ऊपर ऐसे स्पाइरल गोल 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 है ना, इसके अराउंड ऐसे क्रैक आना चाहेंगे टॉर्शन के कारण। तो अब इसको रेजिस्ट करना है स्पाइरल क्रैकिंग को, तो अपना रेनफोर्समेंट ही काम में आएगा, इजी वाला है वो। टू डिस्ट्रीब्यूट कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स एंड टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सिंकेज। अब यहाँ पे देखिए रेनफोर्समेंट का और एक क्या रोल है, टू डिस्ट्रीब्यूट कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स। कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स मतलब क्या, अगर लोड एक ही जगह पे लग रहा है, मानो ये बीम है, इसके अंदर रेनफोर्समेंट ही नहीं है और लोड इसी पे लग रहा है एक ही पॉइंट पे, तो क्या होगा, कॉलम इधर से फेल हो जाएगा। बट अगर आप रेनफोर्समेंट डालते हो तो इधर लगा हुआ लोड इक्वली पूरे स्पैन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस स्पैन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस केस में बीम का फेल्योर रोका जाएगा। एंड टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके ऊपर जो भी टेम्परेचर के कारण एक्सपांशन होगा वो कौन रोकेगा, ये रेनफोर्समेंट। और श्रिंकेज के कारण इसका साइज कम होना चाहेगा, वो भी कौन रोकेगा, रेनफोर्समेंट। सो दीज आर द 6 फंक्शंस ऑफ द रेनफोर्समेंट। मैंने पूरे डिटेल में विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बता दिया है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एडवांटेजेस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट। जब ऐसे रेनफोर्समेंट आप कंक्रीट में डालते हो तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या एडवांटेजेस देता है। पहला, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आरसीसी आर इजीली अवेलेबल। अब आरसीसी का फायदा ये है कि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स यूज किए जाते हैं, इजीली अवेलेबल है, जैसे कि एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड और अपना स्टील इजीली अवेलेबल है। कैन बी मोल्डेड इन एनी डिजायर्ड शेप। आप क्या कर सकते हो, स्टील रेनफोर्समेंट डालने के बाद वो जो आरसीसी है, किसी भी राउंड शेप चाहते हो तो राउंड शेप में उसको माउल्ड कर सकते हो, स्क्वायर शेप चाहते हो स्क्वायर शेप में माउल्ड कर सकते हो। डिजायर्ड स्ट्रेंथ कैन बी अचीव्ड बाय प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ मिक्सचर। आपको कोई डिजायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे कि आरसीसी में ग्रेड्स आते हैं M10, M15, M20, तो इनका अलग अलग क्या है, प्रोपोर्शन है मिक्स करने का, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। तो उस प्रोपोर्शन में अगर आपने ये कंस्टिट्यूएंट मिक्स किए तो आपको जो चाहिए वो डिजायर्ड स्ट्रेंथ आप ले सकते हो, दैट्स इट। इट कैन बी मेड वाटर टाइट। अगर आप आरसीसी का यूज करते हो तो वो स्ट्रक्चर वाटर टाइट बन जाएगा, जैसे कि रूफ स्लैब बनाए जाते हैं, वाटर टैंक बनाए जाते हैं, इसको आप वाटर टाइट यूज कर सकते हो आरसीसी का। ड्यूरेबल है आरसीसी, फायर रेजिस्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, और मेंटेनेंस इसका प्रैक्टिकली सोचा जाए तो नील है। सो दिस इज होल अबाउट द टुडेज लेक्चर, जिसमें आपको थेरोटिकल बट इम्पोर्टेंट पोर्शन बता दिया मैंने। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।